ठीक है, देखो एक बार बोर्ड की तरफ, लास्ट टेस्ट मेरे ख्याल में जाते जाते ये आखिरी क्वेश्चन हो गया था आप लोगों का, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग जो है वो आज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस को जो है बिगिन कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पलर के अंदर में देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये है आप लोग के लिए, पढ़ो इसको एक बार। चलो देखो इसमें क्या दिया हुआ है। देयर आर सम स्टूडेंट्स इन 2 एग्जामिनेशन हॉल्स A and B टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम A to B। अरे पहले केस में ऐसा है कि A में पता नहीं कितना बच्चा था और B में भी पता नहीं कितना बच्चा था, लेकिन A से 10 बच्चा को B में भेज दिया गया। ऐसा करने के बाद में दोनों हॉल के अंदर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का क्वांटिटी क्या हो गया, इक्वल, ठीक है। फिर सेकेंड केस में बोल रहा है कि अगर 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B to A then the number of students in A becomes double the number of students in B, ठीक है। और हमको बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 2 हॉल्स। तो इनिशियली मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, एक काम करते हैं कि हॉल A में जितना बच्चा होगा उसको मान लेते हैं X, ठीक है, और हॉल B में जितना बच्चा होगा उसको मान लेते हैं Y। फर्स्ट केस क्या बोल रहा है इसको हम थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस मेरे ख्याल में ये बोल रहा है हम लोगों को, देखना ध्यान से। फर्स्ट केस हमको बोल रहा है कि 2 हॉल हैं, एक है A और एक क्या है B। A में एक स्टूडेंट था, B में Y स्टूडेंट था, और ये लोग डिफरेंट था। हॉल A से हमने क्या किया कि 10 स्टूडेंट भेज दिया कहाँ पे, हॉल B में। तो ऐसा करने के बाद में आप मेरे को बताओ कि हॉल A का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब कितना हो चुका होगा, x माइनस 10 इफेक्टिवली। पहले x था, अब 10 बच्चा चला गया तो x माइनस 10 हो गया। और B हॉल के अंदर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में क्या हो चुका होगा, पहले y था, 10 और नया बच्चा आया है, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, y प्लस 10। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसा करने के बाद जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है दोनों हॉल के अंदर में वो क्या हो जाएगा, इक्वल। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, क्लियर है। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन जो है वो इसी बात का बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, 10 उधर भेज दो, y को इधर ले आओ, तो मेरे ख्याल में हो जाएगा x माइनस में y इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 20। ये हो जाएगा आपका पहला इक्वेशन। देखो ये चीज़ आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है मेरे ख्याल में। अब आप सेकंड कंडीशन को पहले अच्छे से पढ़ लो कि वो क्या बोल रहा है। हमको 20 स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र करना है, कहाँ से कहाँ तक, B से A तक, ठीक है। और ऐसा करने से क्या हो जाएगा, कौन किसका डबल होगा वो भी सोच लो। ऐसा करने से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन B, मतलब A के अंदर का क्वांटिटी B के क्वांटिटी का डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले आप देखो कि आप करोगे क्या। मैं इसको फिर से बना लेता हूँ एक बार के लिए। मान लो कि A था, B था, A में देयर वेर X स्टूडेंट्स, B में देयर वेर Y स्टूडेंट्स। इस बार मेरे को 20 स्टूडेंट शिफ्ट करना है, कहाँ से कहाँ, B से A, ठीक है। कितना बच्चा शिफ्ट करना है, 20। ना फाइनल क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, ये शिफ्टिंग के बाद A के अंदर में द क्वांटिटी इज गोइंग टू बी x प्लस 20 एंड B के अंदर में द क्वांटिटी विल बिकम y माइनस 20। ये कितना क्लियर हो रहा है ये बताओ, पूरा क्लियर हो रहा है। और ऐसा करने के बाद में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A के अंदर अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा दैट विल बी डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम B, ठीक है। तो टेक्निकली क्या होना चाहिए बताओ मेरे को, x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 20। देखो आया समझ के नहीं आया समझ। A के अंदर रहने वाला सारा बच्चा, B के अंदर बचने वाला जितना बच्चा है उसका डबल। तो A के अंदर 20 बच्चा ट्रांसफर के बाद में x प्लस 20 हो चुका होगा, और B के अंदर में कितना बचा होगा, y माइनस 20। तो A के अंदर के स्टूडेंट्स का क्वांटिटी विल बी डबल ऑफ स्टूडेंट्स इन B का क्वांटिटी। अब इस पर एक्सप्लोर करो क्या आ जाएगा बताओ, x प्लस 20 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 2y माइनस 40, और 20 को वहाँ भेज दो, 2y को यहाँ ले आओ, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू आई थिंक माइनस 60। क्लियर है मेरे ख्याल में। ये हो जाएगा हम लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। लिख लो आप लोग भी, और बस आगे बढ़ेंगे, सॉल्व अभी नहीं करना है, ठीक है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा ये वाला। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको। देखना इस क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मैं चाहूंगा कि ऐसी कुछ रैंडम बात आपके साथ डिस्कस करूं। देखो यहाँ पे सपोज करो कि कोई एक टेस्ट है जिसमें राइट आंसर के लिए
लेट से 3 मार्क मिलता है और रॉन्ग आंसर के लिए लेट से 1 मार्क कटता है, मतलब -1 मिलता है बेसिकली, ठीक है ना। और सपोज करो कि किसी ने x आंसर राइट किया है, y आंसर रॉन्ग किया है, तो उसका टोटल स्कोर क्या बैठना चाहिए? 3x माइनस y इंटू 1, ये बैठना चाहिए। ये समझ में आता है? ये इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करना है, बोलो। नहीं, फिर भी मेरा मन एक बार बोल लेता हूँ। एक राइट आंसर पे कितना मार्क्स मिलेगा? 3। 2 राइट आंसर पे ये 6 कैसे कंक्लूड कर रहे हैं? 3 इंटू 2। 3 राइट आंसर पे कितना मार्क्स मिलेगा? 9। ये कैसे कंक्लूड कर रहे हैं? 3 इंटू 3। 4 राइट आंसर पे कितना मार्क्स मिलेगा? 12। और ये कंक्लूजन कैसे आ रहा है? 4 इंटू 3। मतलब जितना आप राइट करोगे इंटू 3 करके आपको उतना पॉजिटिव में मिलेगा, और जितना आप रॉन्ग करोगे इंटू -1 करके उतना आपको नेगेटिव में मिलेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव मिला के आपका टोटल स्कोर बनेगा। आई होप ये बात समझ में आ रहा है। तो इसको पाने के लिए मैंने बेसिकली क्या किया है, देखो, नंबर ऑफ राइट आंसर इंटू द स्कोर दैट आई गेट ऑन डूइंग आंसर करेक्ट, प्लस नंबर ऑफ रॉन्गली अटेम्प्टेड क्वेश्चन इनटू द मार्क्स विच इज अवॉर्डेड टू मी ऑन डूइंग रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो राइट करने पे 3 मिलेगा और रॉन्ग करने पे -1 मिलेगा। इन दोनों को जोड़ के जो आएगा दैट शुड बी माई टोटल स्कोर। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। अब अपन लोग आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, पढ़ो एक बार। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, मतलब राइट करोगे तो +1 मिलेगा, एंड हाफ मार्क इज डिडक्टेड, यानी कि -1/2 मिलेगा इफ यू डू इट रॉन्गली। ठीक है, फिर आगे देखो कि जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चंस, मतलब जो टोटल अटेम्प्ट था उसका, राइट क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन मिला के टोटल उसने 120 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट शी गॉट 90 मार्क्स। ठीक है, तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि करेक्ट आंसर का जो क्वांटिटी वो मान लो कि x होगा, और रॉन्ग आंसर का जो क्वांटिटी वो मान लो कि y होगा, मतलब x क्वेश्चन को जयंती ने करेक्टली अटेम्प्ट किया और y क्वेश्चन को जयंती ने रॉन्गली अटेम्प्ट किया। जयंती ने टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था? 120। तो इसको आप इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे? x + y = 120। ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा कि x + y = 120। ठीक है, फिर सारे राइट आंसर के लिए आपको कितना मार्क्स मिल रहा था? 1 मार्क। 1 मार्क राइट आंसर के लिए, तो x × 1, और हर रॉन्ग आंसर के लिए आपको कितना मतलब डिडक्ट हो रहा था आपका? हाफ मार्क्स। तो इसके लिए अपन लिखेंगे प्लस y × -1/2, नॉट हाफ, y × -1/2, क्योंकि जाएगा ये, हमको मिलेगा थोड़ी ना, डिडक्शन होगा हमारा। ठीक है ना, और टोटल हमारा स्कोर कितना बैठ रहा था? 90। तो टोटल मार्क जो हम स्कोर करेंगे राइट रॉन्ग का मिला के वो इक्वल टू कितना होना चाहिए? 90। सो दिस शुड बी इक्वल्स टू 90। फर्स्ट इक्वेशन आई थिंक ऑलरेडी बहुत सुंदर से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो दैट कैन बी मार्क्ड एज इक्वेशन नंबर 1। लेकिन सेकंड इक्वेशन को आई थिंक थोड़ा सा ठीक ठाक करना पड़ेगा। तो ठीक ठाक करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो, LCM इज गोइंग टू बी हाउ मच? आई बिलीव 2। ऊपर आ जाएगा मेरे ख्याल में x या 2x। 2x माइनस y इज इक्वल्स टू कितना? अभी के लिए 90, अगले स्टेप में मेरा 180 हो जाएगा। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 180। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लो तो आपको नंबर ऑफ राइट आंसर मिल जाएगा और नंबर ऑफ आपको रॉन्ग आंसर मिल जाएगा। एक सेकंड देख लेता हूँ अगर है सोल्यूशन तो। आई थिंक सोल्यूशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बाकी क्या बोल रहे हो? x पता नहीं, 120 उसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, 220 हाँ राइट लग रहा है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका आंसर इस पार्ट का क्या होगा बताओ? हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड शी आंसर करेक्टली? 100, क्योंकि 100 हमारा राइट आंसर था। ठीक है, x 100 आएगा। हमेशा खो जाता है। अच्छा, हो गया मेरे ख्याल में। चलें आगे। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया आइडिया है जो हम सीखेंगे। ठीक है ना, बिफोर गोइंग इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सिंपल सा सिचुएशन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। चलें स्टार्ट करें। ओके, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसा था? सब लोग एक बार कॉन्फिडेंटली फिर से बताओ। ax + by + c = 0। तो देखो नियम के हिसाब से इसमें x वाला भी एक पार्ट होना चाहिए, y वाला भी एक पार्ट होना चाहिए, और एक पार्ट फ्री फ्रॉम x एंड y भी होना चाहिए जिसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। हमने पास्ट में पढ़ रखा है कि इसका ग्राफ जब भी हम प्लॉट करेंगे तो वो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन।
ठीक है ना, कुछ इस टाइप का वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कुछ। आया बात समझ? ये सारा चीज़ हमारा डिटेल में पढ़ा हुआ, ठीक है। एक लेकिन क्या होता है कि इसी का थोड़ा सा स्पेशल सिचुएशन होता है। अब वो स्पेशल सिचुएशन क्या होता है वो देखो और वो थोड़ा सा समझो। स्पेशल सिचुएशन पहला होता है जब आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू नंबर, ऐसा कुछ मिल सकता है। और एक स्पेशल सिचुएशन और होता है जिसमें आपको मिलेगा y इज इक्वल्स टू नंबर। कहने का मतलब ये है कि इसमें देयर इज सम पार्ट ऑफ x, सम पार्ट ऑफ y एंड सम पार्ट ऑफ कांस्टेंट, बिना x और y, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशन होगा जिसमें बस x रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, y नहीं रहेगा। और कुछ सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है जिसमें y होगा, कांस्टेंट होगा, x नहीं होगा। कुछ पार्ट ऐसा होगा जिसमें x होगा, कांस्टेंट होगा, y नहीं होगा। कुछ पार्ट ऐसा होगा जिसमें y होगा, कांस्टेंट होगा और x नहीं होगा। क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ तक सब कुछ? अब इनका जो ग्राफ आता है ना वो देखने में स्ट्रेट लाइन जैसा ही होता है, लेकिन उससे रिलेटेड देयर आर अ फ्यू स्पेशल प्रॉपर्टीज़, और उन प्रॉपर्टीज़ को भी मैं नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करूँगा। जो भी प्रॉपर्टीज़ मैं एक्सप्लेन करूँ उसका प्रूविंग आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपको बस कहे कि उसको एज अ फैक्ट अपने दिमाग में रखना है। आज तो मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो आता कैसे है, लेकिन आज के बाद में आपको उस पूरे आइडिया को, पूरे सिचुएशन को माइंड में रखना है, और आगे जब भी उसका यूज़ है उसको हम लोग यूज़ करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक चलो अपन x इक्वल्स टू नंबर वाले सिचुएशन को एक्सप्लोर करते हैं। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 5 और आपको बोला जाए कि इसका ग्राफ प्लॉट करो। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमारे पास में जो बेसिक आइडिया होता था वो क्या होता था, याद करो। मेरे ख्याल में एक डब्बा बनाना होता था, ठीक है। जिस डब्बे के अंदर में हम क्या करते थे कि पहले हम ऐसे बॉक्स बनाते थे, एक x का लाइन आता था और एक इसका लाइन आता था y का, ठीक है। फिर हम x का कुछ वैल्यूज़ चूज़ करते थे और y का ऑटोमेटिकली कुछ वैल्यूज़ हमारे पास में आ जाता था। अब यहाँ पर क्या है कि जब परमानेंटली बोल दिया कि x इक्वल्स टू 5 ही लेना है, तो x का वैल्यू चूज़ करने का ऑप्शन है हमारे पास कि ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन तो नहीं है। x को हर जगह पे क्या लेना पड़ेगा, 5 5 5, और तो कोई ऑप्शन नहीं। y आपके इक्वेशन में प्रेजेंट है कि y आपके इक्वेशन में प्रेजेंट ही नहीं है? प्रेजेंट ही नहीं है। तो y का आप जो मर्जी चाहो वैल्यू ले लो, लेकिन फिर से जो मर्जी का मतलब 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसा वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि प्लॉटिंग भी करना है हम लोग को। तो थोड़ा सिंपल रखेंगे वैल्यूज़ को। एक बार के लिए मैं उन वैल्यूज़ को क्या ले लेता हूँ बताऊँ, 1 2 और 3। अब आप मेरे को बताओ कि 1 अगर मैं लेता हूँ तो ओवरऑल ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या बैठा हमारे लिए, 5,1 आई थिंक, सही है। सेकेंड वाले का कोऑर्डिनेट क्या बैठा मेरे लिए, 5,2 आई थिंक, एंड थर्ड वाले का क्या बैठा हम लोग के लिए, 5,3 आई थिंक। अब इसके ग्राफ को प्लॉट करने का आइडिया ये होगा कि आप ये पॉइंट और ये पॉइंट को प्लॉट कर लो और उनको जोड़ दो, जोड़ के जैसा स्ट्रक्चर आएगा वही हमारा ग्राफ है। तो इनको अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो देखो प्लॉटिंग का आइडिया क्या होगा, दिस इज माई y एक्सिस, ठीक है। फिर दिस इज माई x एक्सिस। अब आप पॉइंट्स को देखो कि आपका पॉइंट क्या क्या था, इट वाज 5 1 5 3 5 2 ना। तो x में मेरे को 5 तक चाहिए पड़ेगा शायद, 1 2 3 4 5 6 ले लेता हूँ, ये 5 है, और 1 2 3 4 तक ले लेता हूँ, ठीक है। अब आप सोचो कि 5,1 का लोकेशन क्या हो, x के अलॉन्ग आप कितना चलोगे, 5, 1 2 3 4 5 यहाँ, और y के अलॉन्ग कितना चलोगे, 1। एक पॉइंट तो यहाँ आ जाएगा, 5 2 किधर आएगा, उसी के जस्ट ऊपर, सही कह रहा हूँ शायद। 5 3 किधर आएगा, उसी के जस्ट ऊपर, सही कह रहा हूँ शायद। अब इन तीनों पॉइंट को इफ़ यू ट्राई टू जॉइन, ठीक है ना, स्ट्रक्चर आपको मिलेगा देखो ऐसा, ठीक है। एंड व्हाट स्पेशल कैन यू ऑब्जर्व रिगार्डिंग दिस वाइट लाइन, कि इट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y कौन है, जो आया या जो गायब हो गया? असली में किसको किसको होना चाहिए था, असली में होना चाहिए था x को, y को और कांस्टेंट को। असली में होना चाहिए था x को, y को और कांस्टेंट को। जिस इक्वेशन को मैं अभी देख रहा था इसमें से y गायब हो गया, और इसका ग्राफ प्लॉट करने पे जो ग्राफ आया वो उस गायब आदमी के ही क्या हो गया, पैरेलल, y एक्सिस की क्या हो गया, ये पैरेलल। इसको एज अ फैक्ट आपको याद रखना है कि व्हेनेवर आफ्टर टुडे यू विल ट्राई टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ सच काइंड ऑफ इक्वेशंस, x इक्वल्स टू अ नंबर दैट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। जो गायब है उससे पैरेलल होना है, जो गायब है उससे पैरेलल होना है। तो इसमें से गायब कौन है, y गायब है, इसीलिए इसका ग्राफ कैसा होगा, y की ही पैरेलल होगा। और अगर ये x इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है तो वह x एक्सिस को 5 पे ही काट रहा होगा, कहने का मतलब राइट साइड में होगा। अगर सपोज करो कि यहीं पे हम x इक्वल्स टू लेट से -2 को प्लॉट करने का ट्राई कर रहे होते तो ये ग्राफ कहाँ लोकेटेड होता बताओ, हट, ये इधर होता, देखो ऐसे,
आ रहा समझ कि x को कहाँ काटता है, वो -2 पे, और ये तो प्रॉपर्टी रहता ही उसके पास में कि वो लाइन में क्या होना चाहिए था, y एक्सिस से पैरेलल। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ, क्लियर है कि डाउट है अभी भी इसमें, क्लियर है पक्का। अगर मैं पूछूं कि x इक्वल्स तो मान लो कि -6 चाहिए मेरे को, वो कहाँ लोकेटेड होता और पीछे, ठीक है। अगर मेरे को x इक्वल्स टू 100 चाहिए होता तो वो किधर होता, वो बहुत आगे यहाँ पे होता, ठीक है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन, मैं अगर पूछूं कि मेरे को x इक्वल्स टू 0 चाहिए होता, वो कहाँ होता, y एक्सिस खुद, y एक्सिस खुद। ये याद रखेंगे थोड़ा सा कि y एक्सिस का जो खुद का इक्वेशन होता है वो हम क्या मान के चलेंगे, x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बोलोगे कि x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस को क्यों बोल रहे हैं सर, तो आप y एक्सिस के ऊपर आने वाले पॉइंट्स को थोड़ा सा याद करो। तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे बताओ तो, इसको 0,1, इसको क्या बोलोगे आप, इसके ऊपर वाले को, इसके ऊपर वाले को 0,4। तो हर पॉइंट के अंदर में आप ऑब्जर्व करो कि x वाले पार्ट को आप क्या डिक्लेयर कर रहे हो, 0, इसीलिए x इक्वल्स टू 0 इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द होल y एक्सिस ऑल अलोंग। आया बात समझ। तो x इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर, a line parallel to y axis lying on the right side of y axis. x equals to negative number, line parallel to y axis lying on the left side of y axis. x equals to 0, y axis खुद। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ, पक्का, ओके। अब एक अगले सिचुएशन के बारे में बात करें। मान लो कि मेरे को y इक्वल्स टू 3 प्लॉट करना है, ठीक है, y इक्वल्स टू 3, थोड़ा हेल्प करो तो क्या होगा इसका, नहीं मतलब 0 हो सकता है, उस पर भी मैं बात कर लूँगा अभी। यहाँ देखो, अब मान लो कि y इक्वल्स टू 3 आपको प्लॉट करना है, तो वापस से वही आप डब्बा प्रिपेयर करोगे, यहाँ पर x और यहाँ पर y। x आप अपने मर्जी का ले लोगे कुछ भी, अगेन वी विल गो फॉर लेट्स से 1 2 3, और y हर बार क्या होगा इस सिचुएशन के हिसाब से 3 3 3। तो पॉइंट क्या हो गया मेरा 1,3, और क्या हो गया, और क्या हो गया 3,3। अब जब इनको मैं प्लॉट करूँगा तो आप बताओ क्या होगा। देखो ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, एक बार ऐसे रैंडम मान लेते हैं, ठीक है। अब आपका पहला पॉइंट कहाँ लोकेटेड होगा बताओ, 1 और 1 2 3, तो आई थिंक यहाँ पे सही कह रहा हूँ। 2,3 कहाँ लोकेटेड होगा बताओ, थोड़ा आगे, लेकिन एग्जैक्टली उतना ही ऊपर। 2 3 ये ठीक है ना, 2 3 3 3 कहाँ होगा, थोड़ा सा और आगे, और एग्जैक्टली उतना ही ऊपर। आया बात समझ। और इनको जब आप मान लो कि फिर से जोड़ोगे तो कैसा आपको ग्राफ मिलेगा, ऐसा, विच इज़ अ लाइन पैरेलल टू व्हाट, x एक्सिस। तो दिस इज अनदर ऑब्जर्वेशन कि जब कभी भी आपके इक्वेशन में, वैसे तो मान लो कि लीनियर इक्वेशन में किसको किसको होना चाहिए था, x को होना चाहिए था, y को होना चाहिए था, और नंबर को होना चाहिए था। अगर x और y में से x गायब हो जाता है तो वैसे इक्वेशंस का जो ग्राफ आएगा वो x एक्सिस से क्या हो जाएगा, पैरेलल। अगर y इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर रहा तो इट विल बी अ लाइन अबव x एक्सिस, और अगर y इक्वल्स टू नेगेटिव नंबर रहा तो इट विल बी अ लाइन बिलो x एक्सिस। एंड अगर y इक्वल्स टू 0 हो गया तो वो कौन होगा, तो x एक्सिस खुद होगा। अब बोलोगे वापस से y इक्वल्स टू 0 x एक्सिस क्यों होगा, तो आप x एक्सिस के ऊपर के पॉइंट्स को एक बार रिकॉल करो अच्छे से। ये पॉइंट क्या होगा बताओ, 1,0, ये पॉइंट क्या होगा बताओ, 2,0, ये पॉइंट क्या होगा बताओ, 3,0। तो हर एक पॉइंट में आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो ये बताओ, कि जो आपका y वाला पार्ट है वो y वाला पार्ट क्या आ रहा है, बार बार 0 आ रहा है, इसीलिए y इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होगा, x एक्सिस खुद, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ओवरऑल मैंने 6 फैक्ट बताया आपको, ठीक है। मैं वापस उसको डिस्क्लोज करता हूँ आपके लिए, देखना ध्यान से। x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अगर है तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, एंड अगर y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है तो इन जनरल इट विल बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर x इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर है तो ऑन द राइट साइड ऑफ y एक्सिस, नेगेटिव नंबर है तो लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस। y इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर है तो अबव x एक्सिस, एंड नेगेटिव नंबर है तो बिलो x एक्सिस। लास्ट 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि x इक्वल्स टू 0 का मतलब होगा y एक्सिस खुद, और y इक्वल्स टू 0 का मतलब होगा x एक्सिस खुद। एक सेकेंड, ठीक है मेरे ख्याल, पक्का। अब इनको मैं अलग से लिखवा नहीं रहा हूँ, आज समझा दिया, आज के आगे हम लोग इसको याद रखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अब इनके बेसिस पर देखो कैसे बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। पढ़ो इस क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन क्या बोलते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइंस x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 3। नाउ डू यू ऑल नो कि इसको कैसे प्लॉट किया जाएगा और इसको कैसे प्लॉट किया जाएगा, अभी भी सीखा है हमने। वैसे तो क्या कि मैं सीधा आपको इसका फोटो दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा पाप करूँगा नहीं। मैं चाहूँगा कि आप मेरे को थोड़ा सा हेल्प करो, हम इसको प्लॉट करते हैं।
आप बताओ मेरे को कि ये कैसा होगा और कहाँ होगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस की एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं सही से सिखा पाया आप लोग। तो ये हो गया अपना एक्स एक्सिस और वो हो गया अपना वाई एक्सिस। एंड आपके कहने के हिसाब से ये बंदा इधर कहीं लोकेटेड होगा, सही कह रहा हूँ शायद? ठीक है, अभी आओ दूसरे पे फोकस करते हैं। दूसरा बंदा कौन है? y इक्वल्स टू 3। ये किधर होगा और कैसा होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अबव कि बिलो? अबव। बहुत बढ़िया, तो आइए इसको भी कर लें प्लॉट। ऐसा कुछ आ जाएगा शायद, चलेगा क्या? चलो बढ़िया, देखो यहाँ पे ये बन गया आपका फिगर, ठीक है, जिसके अंदर में आप देखो ध्यान से, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और आप लोग के कहने के मुताबिक ये हो गया आपका x इक्वल्स टू -2 एंड ये हो गया आपका y इज इक्वल्स टू आई थिंक 3। टिल हियर इज इट ओके? 100%। नाउ हेल्प मी टू फाइंड द अदर आंसर्स। राइट द वर्टाइसेस ऑफ द फिगर फॉर्म बाय दीज लाइन्स द x एक्सिस एंड द y एक्सिस। ठीक है, तो मतलब आपको करना क्या है कि वाइट वाला लाइन, ब्लू वाला लाइन और x एक्सिस और y एक्सिस ये चारों मिला के कुछ बन रहा है यहाँ पे। जो भी बन रहा है उसको मैं एक बार शेड कर देता हूँ ऐसे। ये बन रहा है यहाँ पे इन चारों को मिला के, इसका मेरे को चारों वर्टेक्स बताना है आपको। तो कुछ वर्टेक्स तो एकदम ट्रिवियल, एकदम इजी है। ये कौन है आपका? ये तो हो जाएगा 0,0। आया समझ? अब आपका अगला ड्यूटी है कि इस पॉइंट पे कमेंट करो ये पॉइंट क्या होना चाहिए? -2,0। कोई कन्फ्यूजन है किसी को इसमें? ये क्लियर है पूरा 100%? क्लियर है 100%? श्योर? ये पॉइंट का बताओ सर? 0,3। बहुत बढ़िया। और ये पॉइंट का बताओ सर? -2,3 कि 3,-2? हाउ कैन यू बी सो कॉन्फिडेंट? क्योंकि x में चलेंगे हम लोग, पहले x आएगा और फिर क्या आएगा हमारा? y आएगा। तो ओवरऑल इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -2,3। एंड वेरी गुड, यू ऑल आर राइट। आया बात समझ? लास्टली मेरे को ये जो शेडेड एरिया है, मतलब शेडेड पोर्शन है, उसका एरिया चाहिए। एरिया में हेल्प करो थोड़ा सा। ये मोटा मोटा देखने में किसके जैसा है? रेक्टेंगल के जैसा है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। और लेंथ का वैल्यू कितना लोगे? -2 की 2? यहाँ थोड़ा सा यार हमको लॉजिकल होना पड़ेगा। लेंथ का वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नेगेटिव तो नहीं हो सकता है। तो दिस इज गोइंग टू बी 2 यूनिट्स और ब्रेथ इज गोइंग टू बी 3 यूनिट्स। सो एरिया इज गोइंग टू बी हाउ मच? अब देखो यहाँ पे भी एक कैच है छोटा सा, ठीक है। इट विल बी 2 × 3 ऑब्वियसली, एंड यू आर राइट कि 6। लेकिन 6 बोल के यदि छोड़ दिए तो देयर इज अ चांस कि आपका आधा एक नंबर कट जाएगा। आपको यूनिट्स मेंशन करना होगा, स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है तो इट विल बी स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक? चलो देखो अगला पार्ट देखो, पढ़ो इसको और इसका आंसर करने का ट्राई करो। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा तारीफ कर देता हूँ। ऑलमोस्ट सारे स्कूल के पेपर में ये क्वेश्चन रहता ही रहता है हाफ ईयरली में, ठीक है। और दूसरा, बच्चों को कितना भी समझा लो वो गलत करके आते हैं। बाकी आप एक बार ट्राई कर लो। अरे पीडीएफ दूंगा। लाइन जो x इक्वल्स टू a होगा, मानो कि ऐसे रफली मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ये सपोज करो y एक्सिस और ये सपोज करो कि x एक्सिस। x इक्वल्स टू a कैसा लाइन होगा ये बताओ मेरे को? पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल टू y एक्सिस? y एक्सिस। तो ये लाइन को कुछ ऐसा होना चाहिए मेरे ख्याल में, ठीक है ना। उसके बाद में आप बताओ मेरे को कि जो दूसरा लाइन अपने को दिया हुआ है, ठीक है, y इक्वल्स टू b, ये कैसा लाइन होना चाहिए? पैरेलल टू x एक्सिस। समझ में आ रहा है? और आपको कमेंट करना है इस वाले पॉइंट पे। याद रखना कि ये आपका x इक्वल्स टू a है और ये आपका y इक्वल्स टू b। करो कमेंट करो इस पॉइंट पे क्या होगा। अब यहाँ पहुँचने के लिए जैसा आप पिछले बार डिसाइड किए थे, ठीक उसी तरीके से x एक्सिस में कितना चलना होगा? a, और y एक्सिस में कितना चलना होगा? b। तो ये पॉइंट ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? a, b। सो द आंसर इज गोइंग टू बी इंटरसेक्टिंग एट a, b। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? क्लियर है मेरे ख्याल में? सेम थीम पे एक और सिंपल सा सवाल, इसको देखो, पढ़ो, बोलो क्या आंसर होना चाहिए? बहुत बढ़िया। देखो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। y इक्वल्स टू 0 मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, ये कौन होता है?
एक्स एक्सिस खुद, ठीक है। y इक्वल टू 0 कौन होता है? एक्स एक्सिस खुद। और y इक्वल टू -7 कौन होगा? लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के y एक्सिस? एक्स एक्सिस। और नीचे होगा कि ऊपर होगा? नीचे होगा। तो आप ना डायग्राम का सिचुएशन समझो थोड़ा सा, क्या हो जाएगा। ये मान लो कि आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये वाला लाइन y इक्वल टू 0 खुद है, और y इक्वल टू 7 जो है वो नीचे यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए। अब आप देखो कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है कि नहीं है एक दूसरे से? पैरेलल है, तो इनका कोई सोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा? इनका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नो सोल्यूशन, ठीक है। और सबसे ट्रेजिक बात क्या है कि नो सोल्यूशन हम आज के पहले कैसे डिसाइड करते थे? अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 आता था। बट द प्रॉब्लम इज कि इस इक्वेशन में तो वो सब कुछ लगेगा ही नहीं, ना a1 है, ना b1 है, ना c1 है, कुछ ढंग से है ही नहीं मेरे पास। आया बात समझ? इसीलिए ये क्वेश्चन को समझने के लिए ग्राफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर मेरे ख्याल में? चलते हैं आगे फिर यहाँ से। देखो अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ से थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब सिंपल ही। इफ द लाइन्स गिवन बाय दिस एंड दिस आर पैरेलल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। पैरेलल होने का मतलब क्या हो जाएगा? पैरेलल होने का मतलब हो जाएगा मेरे ख्याल में a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू या नॉट इक्वल्स टू? नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। a1/a2 में क्या रिप्लेस करोगे बताओ? 3/2 इज इक्वल्स टू b1/b2 में 2/5 और c1/c2 में मेरे ख्याल में यहाँ थोड़ा सा कैच है, देखो। अच्छा हाँ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। y में 2k होना चाहिए, तो b1 में यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल में 2k और डिवाइडेड बाई में 5। यहाँ तक ठीक है मेरे ख्याल में। अभी कांस्टेंट को लेकर देखो थोड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एक का कांस्टेंट राइट साइड में है और एक का कांस्टेंट लेफ्ट साइड में है। तो मैं सेकेंड इक्वेशन को एक काम करता हूँ कि ऐसे इमेजिन कर लेता हूँ, ठीक है। अब दोनों का कांस्टेंट सेम साइड में चला गया। अब ये चीज़ क्या हो जाएगा? देखो, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई -2। आया समझ में मेरे ख्याल? अब यहाँ से एक बार हम इनको एक्सप्लोर करेंगे और एक बार हम इनको एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्ट दोनों को अगर एक्सप्लोर करते हो तो क्या मिलेगा बताओ? 3/2 इज इक्वल्स टू 2k डिवाइडेड बाई 5 एक पार्ट, और दूसरे पार्ट में क्या आएगा? देखो 2k डिवाइडेड बाई 5 इज नॉट इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई -1। यहाँ से सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल में कितना आ जाएगा? 15 इज इक्वल्स टू 4k और सो k इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई 4। और उसको एक्सप्लोर करोगे तो क्या आएगा? -2k इज नॉट इक्वल्स टू -10 और k इज नॉट इक्वल्स टू आई थिंक -10 डिवाइडेड बाई -2। काटोगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो वो बोलता है कि 5 नहीं होना चाहिए और ये बोलता है कि 15/4 होना चाहिए, और हमको पूछा है कि क्या होना चाहिए, इसीलिए हमारा आंसर कितना रह जाएगा? 15/4, ठीक है। क्लियर? 15/4 आंसर होना चाहिए। हाँ कर दी। यहाँ पर मैंने थोड़ा कैलकुलेशन रॉन्ग कर दिया शायद। एक सेकंड रुक। यहाँ देखो डायरेक्टली ही हम 2 को यहीं काट देते हैं। इस -1 को यहाँ शिफ्ट कर दो तो -k इज नॉट इक्वल्स टू, यहाँ 1 था, 5 आ जाके 5 आ जाएगा, और k नॉट इक्वल्स टू हम लोग को -5 मिलेगा, ठीक है। k नॉट इक्वल्स टू -5। बाकी हमारा मेन आंसर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि 15/4 आना चाहिए और ये क्या बोल रहा है कि -5 नहीं आना चाहिए, और क्वेश्चन में हमको पूछा है कि क्या आना चाहिए, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ k कैन बी, तो ये हो जाएगा हम लोग के लिए 15/4, ठीक है। फिर से मन में ये मत सोचना आप लोग कि इस पार्ट को नहीं एक्सप्लोर करने से भी चलेगा, कभी कभार थोड़ा झमेला होता है। पास्ट में ऐसा क्वेश्चन हम देख चुके हैं कि यहाँ आंसर आया मान लो कि +-6 और वहाँ बोल रहा है कि -6 नहीं होना चाहिए, तो फाइनल आंसर हमारा क्या रहेगा? +6। तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना, ठीक है मेरे ख्याल में ये। और चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा ध्यान से, पढ़ लो एक बार। देखो जनरली क्या होता है, ये मेरा लिखा के रखा हुआ आप लोग को, एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ एक्स एक्सिस अगर लेना चाहते हो इसका आंसर होता था हाफ इंटू बेस इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑपोजिट वर्टेक्स। ऐसा कॉपी में भी लिखा हुआ है आप लोग के। और अगर सपोज करो कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वाई एक्सिस चाहिए, इसका आंसर क्या होता था? हाफ इंटू बेस इंटू
एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्या, ऑपोजिट वर्टेक्स। ठीक है, आइडिया यही होता था कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होना चाहिए, लेकिन हाइट वाले पार्ट को हम रिप्लेस कर देते थे वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑपोजिट वर्टेक्स से, अगर आप एरिया निकाल रहे हो एक्स एक्सिस के साथ, और हाइट वाले पार्ट को हम रिप्लेस कर देते थे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑपोजिट वर्टेक्स से, अगर आप एरिया निकाल रहे हो वाई एक्सिस के साथ। इसको हमने पास में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं जाऊँगा, आपको बस ये फॉर्मूला की तरह याद होना चाहिए। अब आप देखो इस क्वेश्चन में आपको बोल क्या रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस, उसके बाद बोल रहा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस सो ड्रॉन एंड एक्स एक्सिस। यहाँ इस पे ध्यान दें कि किसके साथ एरिया चाहिए आपको, एक्स एक्सिस के साथ। तो फॉर्मूला कौन सा फॉलो होगा, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला? फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला फॉलो होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो कि इसको प्लॉट करने के बाद में ना ये ऐसा ऊट पटांग सा डायग्राम आता है, ठीक है। हाँ मतलब हाँ हाई माइनस लो भी कर सकते हैं, लेकिन छोड़ो उतना डिटेल में नहीं जाना, उतना तो आप ऑरली भी यहाँ पे टैकल कर लोगे। द पॉइंट इज कि जब उन लाइंस को आप प्लॉट करोगे, एक लाइन आपका था x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा लाइन आपका था 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस लाइन को और इस लाइन को प्लॉट करने के बाद ना आपको ऐसा कुछ मिलेगा। जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब ट्राइंगल बनने वाला होगा ना तो ऐसा कुछ बने, सीधा सीधा एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा नहीं बनेगा आपका। लेकिन सीधा सीधा अगर नहीं भी बनता है, स्टिल आपका जो आंसर निकालने का तरीका है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्टिल सेम ही रहेगा। आप यहाँ पर पहले मेरे को ये बताओ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन से एक्सिस के साथ निकालना चाहते हो, एक्स एक्सिस के साथ। तो पहले आप एक्स एक्सिस को जितना काटा गया है उसको एज अ बेस काउंट करो। तो एज अ बेस अगर काउंट करोगे तो इस तरफ मेरे ख्याल में 2 यूनिट है और इस तरफ मेरे ख्याल में 1 यूनिट है, तो कुल मिला के टोटल कितना है, 3 यूनिट है। तो आपका बेस क्या हो गया, देखो हाफ इनटू बेस का वैल्यू हो जाएगा 3। और इसको भी मैंने लास्ट टाइम पर एक्सप्लेन किया था कि हाई माइनस लो के हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर हायर वैल्यू कितना है 1 और लोअर वैल्यू कितना है -2, तो 1 माइनस 2 करोगे तो इसका आंसर भी आपके 3 ही आएगा। ठीक है मेरे ख्याल, यहाँ तक समझ में आ रहा है सर। इसके बाद में देखो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, फॉर्मूला देखो आप यहाँ पे, हाफ इंटू बेस इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द अपोजिट वर्टेक्स इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तब यहाँ पर आप देखो कि इस फोटो के हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, हाफ इंटू बेस कितना हो गया आपका 3 और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्या आ जाएगा आर, जो आपकी ये बेस है इसके ऑपोजिट वाला वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट। अब आर यहाँ पे निकाल के नहीं रखा हुआ है, थोड़ा और देख लेते हैं एक बार। आर मेरे ख्याल में हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो 3x, फिर मेरे ख्याल में -6, उधर जाके 6, तो x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा इसका, और x इक्वल्स टू 2 डाल दूंगा तो 4, y इक्वल्स टू 4 आएगा सॉल्व करने। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया मैंने तो वैसे, ठीक है, उन्हीं का इंटरसेक्शन पॉइंट है। और या फिर मान लो कि जब आप ग्राफ पेपर में इनको प्लॉट करोगे तो ये वाला पॉइंट आपको साफ साफ दिख ही रहा होगा उसमें कि कितना यूनिट पे। ठीक है, तो 2,4 निकालने के लिए देखो दोनों काम कर सकते हो। सिंस इस वाले लाइन और इस वाले लाइन का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो आप इनके इक्वेशन को सॉल्व कर लो। मैंने मेंटली इस पर मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा दी, तो मुझे दिख रहा है कि x का आंसर 2 आना चाहिए और y का आंसर 4 आना चाहिए। ठीक है, और बाकी आप अगर इसको सॉल्व नहीं करते हो स्टिल आपको ग्राफ पेपर में दिख तो जाएगा ही कि ये कौन सा पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट आप वैसे ढूंढ सकते हो। इसमें से आपके लिए काम का इन्फॉर्मेशन कौन सा है, वाई कोऑर्डिनेट। तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑपोजिट वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है बताओ, 4। तो 2 और 4 काटो 2, 3 2 सा कितना आ जाएगा 6, आंसर क्या रहेगा 6 स्क्वायर यूनिट्स। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो ऐसा टेढ़ा ट्राइंगल भी आ सकता है और टेढ़ा ट्राइंगल आने से भी आपका आंसर निकालने का जो फॉर्मेट है, जो तरीका है वो सेम टू सेम रहेगा। देखो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर? चले आगे। ओके, इसको देखो एक बार, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। तो ऐसा भी बहुत सारा ऊट पटांग कुछ ना कुछ क्वेश्चन हो सकता है। अब फिगर का ढंग से नाम वाम तो नहीं दिया, लेकिन जैसा दिखाई दे रहा है उसमें हम इसको क्या इमेजिन करेंगे बताओ, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के अंदर में ऑपोजिट साइड का जो लेंथ है वो क्या होता है, इक्वल। ठीक है, तो अगले पेज में शायद ये फोटो लिया हुआ है, देखो यहाँ पे सेम ही है। तो x + 3y का आंसर किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, x + 3y इज इक्वल्स टू 13। ये एक इक्वेशन हो गया आपका, और दूसरा क्या हो जाएगा 3x + y इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 7। अब इनको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जो आएगा वो आपका आंसर चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बारे में थोड़ा 2-3 मिनट अच्छे से सोचो आप लोग, हाँ, और फिर बात करते हैं इसमें। चलो देखो, इसको आपस से डिस्कस करने से पहले मैं कुछ ऐसी नॉर्मल सिचुएशन आपके साथ डिस्कस करता हूँ।
सपोज करो कि आपके पास में 3 इक्वेशन है, हाँ ऐसे रैंडमली कुछ भी ले लेता हूँ, 2x + 3y = 5, 3x + 5y = लेट्स से 7 और 5x + 2y = 9। इन तीनों इक्वेशन को प्लॉट करने के बाद में आपके पास में सेम ग्राफ पेपर पे कितना लाइन आएगा ये बताओ। पक्का? मतलब इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक लाइन आएगा जिसको हम L1 कह सकते हैं, इससे रिलेटेड एक लाइन आएगा जिसको हम L2 कह सकते हैं, या ऐसे लिख देता हूँ इसको L2, और इससे रिलेटेड एक लाइन आएगा जिसको हम क्या कह सकते हैं, L3 कह सकते हैं। अब द पॉइंट इज कि इन तीनों लाइन को जब आप प्लॉट करोगे ना तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिचुएशन दैट माइट ऑकर। ठीक है, कैसा कैसा, यहाँ देखो ध्यान से। एक सिचुएशन ऐसा आ सकता है कि एक लाइन, 2 लाइन और आपके पास में एक और तीसरा लाइन, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी कि 3 लाइन होना चाहिए इनका ग्राफ पेपर पे, इनको प्लॉट करने के बाद में यू विल फाइंड कि ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, और ऐसा कुछ अगर बनेगा तो यू विल सी कि इसके अंदर में क्या इंक्लूज हो रहा है, बताओ, ये ट्राइंगल। और इसी ट्राइंगल का आपको बोलेगा कि इसका जो तीनों वर्टेक्स है ना, वो वर्टेक्स आप एक बार बताने का ट्राई करो। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि तीनों लाइन को जब आप प्लॉट करोगे तो 3 लाइन तो आएगा आपके पास में, एक लाइन, लेट्स से आपका ये दूसरा लाइन, और सपोज करो कि आपका ये तीसरा लाइन। ठीक है, लेकिन ट्राइंगल नहीं बनेगी। ये तीनों लाइन मिला के यू विल नॉट फाइंड अ ट्राइंगल, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में वो आपसे ट्राइंगल का वर्टाइसेस नहीं पूछेगा और इसमें आपसे ट्राइंगल का वर्टाइसेस पूछेगा। अब द क्वेश्चन इज कि हमको कैसे पता चलेगा कि ट्राइंगल आएगा कि ट्राइंगल नहीं आएगा, और अगर ट्राइंगल आएगा तो ये वर्टाइसेस को हम कैसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ याद करो कि जो यूनिक सोल्यूशन होता था उसका मतलब क्या था कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, और वो यूनिक सोल्यूशन को ढूंढते हम कैसे थे, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इससे हमको पता चल जाता था कि यूनिक सोल्यूशन आएगा। और वो यूनिक सोल्यूशन ढूंढने के लिए हमने क्या क्या मेथड सीख रखा है, ग्राफिकल मेथड है, और क्या है बताओ, एलिमिनेशन मेथड है, और क्या है बताओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ये सारे मेथड से जो आंसर निकल के आता है ये वही वाला तो आंसर होता है। आया बात समझ? अब मेरा कहना ये है, देखो कि हमको अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिला जिसके अंदर में हमको बताया गया कि मान लीजिए कि ये 3 इक्वेशन है आपका, और इस तीनों इक्वेशन से लाइन आएगा, लाइन से ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल का हमको वर्टेक्स बताइए, तो आपको करना क्या चाहिए, देखो इन दोनों पे एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहिए। इन दोनों पे एलिमिनेशन मेथड लगा के इनका कोई एक आंसर आएगा। जो भी इनका आंसर आएगा, सपोज करो कि L1 जो है वो वाइट वाला है, ऑरेंज वाला L2 है, और ब्लू वाला मान लो कि L3 है। तो L1 L2 को सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा ना, वो L1 L2 को रिप्रेजेंट करने वाला जो लाइन्स है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। आया बात समझ? मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा बस दिमाग पे जोड़ देना, नहीं तो ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं आएगा समझ। थोड़ा और मैं डिटेल में जा रहा हूँ। सपोज करो कि L1 L2 मैंने सॉल्व करा और सॉल्व करके मेरे को कुछ एक आंसर मिला है x1, y1। तो x1, y1 जो है वो ग्राफ पेपर के अंदर में इन दोनों लाइन का, ऑरेंज वाले लाइन और वाइट वाले लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताएगा आपको। आया बात समझ? तो कहने का मतलब ये है कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, x1, y1। इसी तरीके से नेक्स्ट आपको ट्राई करना चाहिए सॉल्व करने का L2 और L3। ठीक है, L2 L3 सॉल्व करके भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा। मान लो कि वो x2 कितना आ रहा है, y2 आ रहा है। तो L2 L3 जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हमारे फोटो में L2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑरेंज वाले को, और L3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू वाले को। तो ऑरेंज और ब्लू वाले का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपको इसके सोल्यूशन से पता चल जाएगा, x2, y2। ठीक है, और इसी तरीके से नेक्स्ट आपको ट्राई करना चाहिए थर्ड और फर्स्ट को सॉल्व करने का। तो उससे भी कुछ आंसर आएगा आपके पास में, क्या, x3, y3। अब ये x3, y3 क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो फर्स्ट और थर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट लाइन आपके लिए कौन सा है, L1 इज वाइट लाइन, एंड थर्ड लाइन आपके लिए कौन सा है, ब्लू। तो ब्लू और वाइट का जो इंटरसेक्शन है दैट विल बी गिवन बाय x3, y3। ठीक है, बाकी ये सब ऐसी फालतू एक्सप्लेनेशन है। जो मेन मुद्दा का बात आपको याद रखना है ना, वो ये है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है, देखो यहाँ पे ध्यान से, कि 3 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और आपको बोला गया कि इनसे बनने वाले ट्राइंगल का वर्टाइसेस बताओ, तो आपको करना ये है कि इन तीनों को पेयर वाइज सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन 1 मार्क कर लोगे, सेकंड वाले को इक्वेशन 2 मार्क कर लोगे, और थर्ड वाले को इक्वेशन 3 मार्क कर लोगे। 1 और 2 को जब सॉल्व करोगे तो आपको अपने ट्राइंगल का, बनने वाले ट्राइंगल का एक वर्टेक्स मिल जाएगा। जब आप सेकंड और थर्ड को सॉल्व करोगे तो बनने वाले ट्राइंगल का आपको एक और वर्टेक्स मिल जाएगा, और जब आप फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करोगे तो आपको बनने वाले ट्राइंगल का एक और वर्टेक्स मिल जाएगा। ठीक है, मतलब 3 इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो फर्स्ट को क्या मार्क करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1, सेकंड को क्या मार्क करेंगे, इक्वेशन 2,
थर्ड को क्या मार्क करेंगे, इक्वेशन 3, और 3 वर्टेक्स निकलेगा हमारा। 3 वर्टेक्स निकालने के लिए क्या क्या करेंगे बताओ, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो फर्स्ट वर्टेक्स हो गया। 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आ गया वो सेकंड वर्टेक्स हो गया, और 3 और 1 को सॉल्व करेंगे, जो आ गया वो थर्ड वर्टेक्स हो गया। क्लियर मेरे ख्याल में। अब सपोज करो कि ये वाला सिचुएशन अगर हो रहा होगा जिसमें मान लो कि ट्राइंगल नहीं बन रहा होगा, तो क्या होगा आपके साथ पता है कि फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करके जो आंसर आएगा, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके भी सेम आंसर आएगा। ट्राइंगल अगर बनेगा ना तो पेयर वाइज सॉल्व करने पे आपको अलग अलग आंसर मिलेगा, लेकिन अगर मान लो कि ट्राइंगल नहीं बन रहा हुआ तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। उस केस में क्या होगी, फर्स्ट और सेकंड का सोल्यूशन भी यही पॉइंट आएगा, सेकंड और थर्ड का सोल्यूशन भी यही पॉइंट आएगा, और थर्ड और फर्स्ट का सोल्यूशन भी वही पॉइंट आएगा। तो उस केस में पेयर वाइज सॉल्व करने के बाद में आपके पास बार बार कैसा आंसर आएगा, सेम आंसर। तो उसे आप कह सकते हो कि ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। और अगर 3 अलग अलग आंसर आ रहा है पेयर वाइज सॉल्व करने पे, मतलब ट्राइंगल बनेगा, और जो भी आंसर आपके पास में आ रखा है वो बेसिकली आपके बनने वाले ट्राइंगल का क्या होगा, तीनों वर्टेक्स। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर। चलो आज यहाँ रुक जाएंगे एक बार।